तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो PI यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है CBSE की साइट पे, उसको मैं हिंदी में लेके आया हूँ विद मार्किंग स्कीम के साथ में। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आंसर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं साइड में यहाँ पे चल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं सभी प्रश्नों के आंसर आपको दिखाता जाऊंगा। हालांकि जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं कुछ, उसके आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 7 से 8 प्रश्नों के। बाकी के जो आंसर हैं वो मैंने इसी में लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके अपने सैम्पल पेपर के बारे में। तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग धैर्य के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसी में अथवा में है कि थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं। तो थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को धैर्य कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी वस्तु का त्वरण बढ़ेगा क्योंकि इसके आधार पर शुद्ध बल बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है कि गति का निर्धारण करने वाला शारीरिक कारक कौन सा होता है। तो गति का निर्धारण करने वाला शारीरिक कारक कौन सा होता है ये बताना है। तो उसका भी आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिर है डैश हड्डी हिप अवस्था में सॉकेट से बाहर आ जाती है। तो जंघा की हड्डी, प्रगंडिका, टीबिया, टांग के अगले भाग की हड्डी, इसमें से कौन सी है ये बतानी है। ठीक है, तो आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहे होंगे आपके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मेसोफॉर्म में मैसो शब्द किससे बना है। यानी कि जो मेसोमॉर्फ जो आपका शब्द है एक, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवाज़ का एक पैटर्न पीड़ित बच्चों में देखा जा सकता है। यानी कि आवाज़ का एक पैटर्न कौन सी पीड़ित बच्चों में देखा जाता है। HAD, OCD, HPD या विषम के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, और अलविदा क्या है। वो अलविदा नहीं जब हम रिश्तेदारों से जाते हैं, किसी दोस्त से कहते हैं कि अलविदा, वो वाला अलविदा नहीं, ये आपका शरीर वाला अलविदा है, तो वो बताना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 7 है अव्यवस्था से संबंधित है। यानी कि आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में मतलब कि जब हड्डियों में चोट होती है, त्वचा की चोट होती है, मांसपेशियों में चोट होती है या संयुक्त चोट होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो अव्यवस्थ हो जाता है, वो किससे संबंधित है। ठीक है, इसी में अथवा है कि फ्रैक्चर जहाँ टूटी हुई हड्डी का एक हिस्सा दूसरी हड्डी में प्रवेश करता है, वह साधारण फ्रैक्चर कहलाता है, या फिर मिश्रित फ्रैक्चर या अस्थिभंग प्रभावित फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है, ये बताना है। तो आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि स्थिर स्थिति से अधिकतम गति प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कि स्थिर स्थिति से अधिकतम गति प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, इसको सॉल्व करना है कि VO2 मैक्स फार्मूला में मेल के लिए क्या मूल्य रखा गया है। तो मेल के लिए क्या मूल्य रखा गया है, A1 मूल्य रखा गया है। ठीक है, और 8वां जो प्रश्न है हमारा, उसका आंसर है त्वरण की क्षमता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब है हमारा प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 10 है कि मोटापे के संभावित कारणों से क्या होता है। तो मोटापे के संभावित कारणों से क्या होता है, यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, दोनों A और B। यानी कि मोटापे से क्या होता है, A और B, वंशागति, अत्यधिक भोजन करना। ठीक है, उसके बाद मोटापा होता किससे, ये बताना था हमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें देखिए कथन दिया गया है, उसको हमें सही करके बताना है, अभिकथन और कारण को। तो इसमें से कौन सा सही है वो देखिए, नीचे दिए अभिकथन और कथन को पढ़िए और उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है A। ठीक है, यानी कि ये हमारा ये वाला सही है, ये वाला आंसर इसका सही है।
तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हमें मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने के लिए यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है। तो टेबल के लिए देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो ये मिलान करना है, उसके बाद अब इस कोड को आपको इसे जनरेट करके बताना है। तो कोड को जनरेट हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोड को जनरेट करेंगे इस तरह से 4312। अब देखिए इसका आंसर बेसिकली है कैसे, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न। तो बेसिकली इस 13वें प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे कुछ नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ मतलब कि चित्र दिए गए हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सरसाइज हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं 13वें और 14वें प्रश्नों में। तो इन सभी के नाम देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको लिखने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 13 और 14वें का आंसर। एक मिनट, क्योंकि देखिए आंसर मैंने एक ही जगह लगाए इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो देख सकते हैं कि पहले को कहते हैं भुजंगासन, ठीक है। दूसरे को कहते हैं त्रिकोणासन, और ये 3 था, चौथा है। और 14वें में ए को कहते हैं मोड, बी को कहते हैं एक्सटेंशन, सी को कहते हैं अपहरण, और घा को कहते हैं हवाला देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। अब 15वें क्वेश्चन नंबर में क्या है, देखिए एक सेकेंड, हाँ 15वां प्रश्न है कि राउंड शोल्डर्स को ठीक करने के लिए फ्री हैंड फॉर एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करें। यानी कि हमें यहाँ पे चित्र बना के बताना है, ठीक है। तो चलिए चित्र बना के हम बताते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। एक मिनट, पहले तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का। एक मिनट, हाँ तो देख सकते हैं 15 का आंसर किस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका जो चित्र है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। चित्र बनाना है बेसिकली आपको उसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है कि उनके लक्षणों के आधार पर ODD और SPD में अंतर करें, ठीक है। फिर है उनके लक्षणों के आधार पर ADHD और ASD के बीच अंतर कीजिए, ठीक है। तो इनके बीच अंतर करते हैं, आइए हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो ये है, देखिए एक तो हमारे ये है, पहला जो प्रश्न था वो उसका आंसर ये वाला है, और जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसका आंसर ये वाला है, ठीक है। जो अथवा वाला हमारा प्रश्न था उसका। अब देखिए मैं आपको 17 और 18 का आंसर भी यहीं पे अभी बता देता हूँ। पहला का है ABC, ठीक है। उसके बाद ये आंसर है 18वें का वज्रासन, C है 30, B है पैर के बाहरी किनारे। तो देखिए ये सभी प्रश्न अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका जो ग्राफ वाला मतलब कि जो प्रश्न है वो है कि नीचे दिए गए स्कूल के एक स्वास्थ्य जांच का BMI डेटा है। तो इस डेटा को हमें कलेक्ट करके हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो प्रमुख छात्र जनसंख्या किस श्रेणी में आती है, तो प्रमुख छात्र जो जनसंख्या है वो कौन सी श्रेणी में आती है वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि B स्कूल की निम्नलिखित की संख्या कम करने के लिए एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम विकसित करना होगा। तो वो किस आधार पे करना होगा, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। C है अंडरवेट की श्रेणी से संबंधित है। तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ A, B और C, इनका आंसर देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरह से इन तीनों का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 में देखिए क्या है, एक आपको वो दिया गया, जैसे हमारा स्रोत आधारित नहीं होता है उसी तरह से आपको जो चैप्टर है उससे लिया गया है। प्रश्न है कि स्कूल में योग प्रशिक्षक ने रमन को प्रदर्शित करने के लिए कहा, क्या प्रदर्शित करने के लिए कहा, भुजंगासन प्रदर्शित करने के लिए कहा, ठीक है। एक मोटे व्यक्ति के लिए BMI सूचकांक क्या है, तो मोटे व्यक्ति के लिए BMI सूचकांक 30 है। उसके बाद है मोटापे के कारण रमन भी घुटने के दर्द से पीड़ित है, जिसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है। तो उन्हें कौन सी सलाह दी जाती है, यहाँ ये एक मिनट देखते हैं, ये है पैर के बाहरी किनारे पर, ठीक है। पैर के बाहरी किनारे पर इलाज करवाने की सलाह उन्हें दी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका वहीं पे लिखा हुआ है, 1 मिनट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अपने स्रोतों और लाभों के आधार पर किन्हीं भी 3 सूक्ष्म खनिजों की तुलना कीजिए। यानी कि हमें शरीर के अंदर के खनिजों के बारे में बताना है। फिर अथवा में दिया है, अपने स्रोतों और लाभों के आधार पर किन्हीं 3 वसा वाली घुलनशील विटामिन की तुलना करें। तो एक तो हमें अपने अंदर के खनिजों के और वसा वाले जो मतलब किन्हीं भी 3 वसा वाले घुलनशील विटामिन की तुलना करनी है। तो पहले हम बात करते हैं अपने शरीर के अंदर के खनिजों की, ठीक है। तो देखिए दोनों प्रश्नों का आंसर मैंने एक ही जगह लगाया हुआ है। तो देखिए सूक्ष्म खनिज कौन कौन से होते हैं। एक तो आयोडीन, हार्मोन्स, वृद्धि, गैट्रियोल, मानसिक मंदता, आयरन, क्रोमियम और तांबा। ये है 4 खनिज मैंने बताए हैं, ठीक है। उसके बाद हम वसा की बात करें तो वसा में देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे हमें वसा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी हमने वहीं पे रखा हुआ है, तो वहीं से पढ़ते हैं दोबारा से एक बार, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ देखिए, उपभागों को सूचीबद्ध करते हुए सामान्य खेल चोटों के लिए एक प्रभाव चार्ट बनाएं। यानी कि अब आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है अपने शरीर के उपभागों को सूचीबद्ध करते हुए, ठीक है। तो चलिए चार्ट को बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे, आम खेलों के चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब हमारे कोमल जो ऊतक होते हैं उनमें चोट लगती है, हड्डियों में जो चोट लगती है और जो संयुक्त चोट लगती है, 3 प्रकार की चोटें हैं, ठीक है। तो कोमल ऊतकों की जो चोट होती है वो ये 5 प्रकार की होती है, हड्डियों में चोट होती है वो इन प्रकारों की होती है, और संयुक्त जो चोट होती है वो इन प्रकार की चोट होती है, ठीक है। इनमें से आपको कोई 2-2, 3-3 लिखने, पूरे नहीं लिखने। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में 2 प्रश्न हैं हमारे। पहला प्रश्न ये वाला है और दूसरा है कि मोटर फिटनेस परीक्षण के घटकों की सूची बनाएं, उनमें किसी 2 का विस्तार करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 के दोनों का आंसर एक ही साथ हम जानेंगे। मतलब कि ये देखिए, पहले तो ये वाला प्रश्न है आपका, जो लंबा वाला प्रश्न था उसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मोटर फिटनेस वाला जो आंसर था, ठीक है, तो वो आंसर देखिए ये वाला है, मोटर फिटनेस वाला ये आंसर है। तो इसमें से आपको कोई 2 का आंसर आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर था आपका 21, ठीक है। और हाँ ये देखिए 21 का था कि मोटर फिटनेस परीक्षण के घटकों की सूची बनाइए और उनमें से किन्हीं 2 का विस्तार कीजिए। तो हमने किया है सीधा हमने क्या किया है कि हमने सीधा आंसर वो बना दिया है, क्या कहते हैं, चार्ट बना दिया है एक, ठीक है। तो इस चार्ट को अगर आप नंबर भी लिख देते हैं तो भी मिल जाएगा आंसर, लेकिन आपकी सैम्पल पेपर में दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको सीधा का सीधा वो भी दिखा दिया है ताकि आपको और भी अच्छे से पता चल सके, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या पूछा गया है कि राज्य न्यूटन के गति के नियम और अपने पसंद के खेल में उनके निहितार्थ की व्याख्या करें। यानी कि आपको जो न्यूटन की गति का नियम है और अपने पसंदीदा खेल है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा पसंदीदा खेल है फुटबॉल, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखना है। आंसर क्या, आपको चित्र बनाना है। चित्र तो वैसे नहीं बनाना होगा, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूटन की गति के साथ हमारा खेल का नियम। उसके बाद बात करते हैं अब हमारे जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी 3 प्रकार की समन्वित क्षमताओं की व्याख्या करें, ठीक है। तो हमें किसी भी 3 प्रकार की समन्वित क्षमताओं की व्याख्या करनी है। तो देख सकते हैं 3-4 प्रकार की हमने बताई हैं। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है, ठीक है। तो हालांकि इस प्रश्न का आंसर आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए एक रणनीति की योजना बनाएं। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले, यानी कि जैसे हैंडीकैप हो गए या फिर हैंड फ्रैक्चर वाले हो गए, तो इन सभी की शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए एक योजना बनानी है। तो योजना देखिए हम बनाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए और भी आप क्वेश्चन नंबर जो 23 है
उसमें और भी आपके प्रश्न जो मतलब आंसर हैं, पॉइंट है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में और भी प्रश्न था आपका, ठीक है, मतलब हैंडीकैप या फिर जो शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं, मतलब कि हैंडीकैप वगैरह या हैंड फ्रैक्चर वाले बच्चे हैं, उसके लिए गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेडिकल जांच करनी चाहिए, बच्चों की रुचि पर विचार किया जाना चाहिए, संशोधित उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए, विशिष्ट वातावरण प्रदान करने, निर्देश की विविधता होनी चाहिए, संशोधित नियम होने चाहिए, पिछले ज्ञान पर विचार किया जाना चाहिए। ये सभी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 नहीं 25 है। तो 25 और 26 के प्रश्न अभी हम पढ़ लेते हैं। 25 है कि नॉक आउट टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं, कार्यविधि गणना की व्याख्या करें, वॉयस की संख्या और डायग्राम आइलेट वॉयस की मदद से भी। यानी कि देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसमें 11 टीमें भाग ले रही हैं और कार्यविधि गणना की आपको व्याख्या करनी है। तो वॉयस एक व्याख्या करनी है किस तरह से, और वॉयस की संख्या मतलब जो वॉइस हैं, जो टीम मेंबर है उनकी संख्या, और डायग्राम ऑलेट वॉइस की मदद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाहरी प्रेरणा कभी कभी आंतरिक प्रेरणा को मार देती है। यानी कि जो बाहरी प्रेरणा है कभी कभी वो आंतरिक प्रेरणा को भी मार देती है, कैसे ये बताना है। खेल में आक्रामकता को स्पष्ट करें, इसके प्रकारों के संदर्भ में आक्रामकता की भूमिका पर चर्चा करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का हम आंसर देखते हैं सिंपली। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए इसमें क्या है, टीम की संख्या कितनी है 11, यानी टीम की मतलब जो वॉइस है उनकी संख्या। बड़ी की संख्या कितनी है 2n, टीम की नहीं। मतलब ये इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद जो एक सेकेंड, इसमें आपको पॉइंट जो लिखने हैं वो इस तरह से लिखने हैं। फर्स्ट वॉइस को लोफर हॉफ की आखिरी टीम को दिया जाता है, ऊपरी आधे की पहली टीम को दूसरा बॉय दिया जाता है, थर्ड बॉय को लोअर ऑफ की पहली टीम को दिया जाता है, और चौथा अलविदा ऊपरी आधे की अंतिम टीम को दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा था कि बाहर की प्रेरणा बाहर की प्रेरणा अंदर की प्रेरणा को मार देती है, कैसे। तो उसका आंसर देखिए इस तरह से लिखना है आपको। आंतरिक प्रेरणा है कि मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, सामाजिक संपर्क की वजह से, जिज्ञासा की वजह से, आदर करने की वजह से। लेकिन बाहरी प्रेरणा वेतन की वजह से होती है, पुरस्कार की वजह से होती है, पदोन्नति की वजह से होती है। तो कभी हमारे दिल की और दिमाग की नहीं बनती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी आंतरिक प्रेरणा हो जो हमारी बाहरी प्रेरणा होती है वो हमारी आंतरिक प्रेरणा को मार देती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। तो ये हमने यहाँ पे आंसर जाना था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 26। अभी हम क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पे नीचे जानेंगे। एक सेकंड में आपको कौन से दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये क्या है, बेसिकली ये है आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम आप वैसे भी बना सकते हैं हिंदी में भी, लेकिन हिंदी में इसका आंसर मैं कर नहीं पाया तो इंग्लिश में ही आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को सिंपली पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिग 5 है, कोई 5 है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। अभी देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी की वक्रता विकृति को परिभाषित करते हुए उनके कारणों और सावधानियों को सूचीबद्ध करें। दूसरा है तालिका बनाएं और समझाएं कि विकास के विभिन्न चरणों की पहचान कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तालिका बनानी है अथवा वाले प्रश्न में, और आपको विकास और व्यायाम की विभिन्न चरणों की पहचान करनी है। तो चलिए हम पहचान करते हैं और डायग्राम भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो इस तरह से ये देखिए ये आपका डायग्राम है, मतलब कि जो पहला प्रश्न है अथवा का ऊपर वाला, ठीक है। तो ये है आपका डायग्राम, और इस तरह से आपका जो डायग्राम बनेगा। और आंसर आपको कैसे लिखना है, आंसर बेसिकली यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस चैप्टर का मतलब कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इन तीनों पॉइंट को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको क्या करना है, सीधा अपना आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद तो आंसर देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, इस तरह से। वैर भाव, वाद्य यंत्र और मुख्य व्यवहार, ये आपका जो मतलब कि अथवा वाला प्रश्न है उसके बारे में, ठीक है। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता, चैनल आक्रामकता, ठीक है, ये 3 है। इन तीनों को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया ये तो। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आई थिंक ये वाला आपका। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तालिका बनाएं और समझाएं, विकास और विकास की विभिन्न चरणों की पहचान कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए कौन से आसन प्रैक्ट हैं, किसी भी 2 के बारे में लिखें। अस्थमा से बचाव के लिए कौन से आसन प्रचलित हैं, उनमें से किसी 2 के बारे में विस्तार से बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए, ये हैं आपके जो आसन है उनके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ये वाला है पहले का, और क्वेश्चन नंबर 29 का ही जो लास्ट वाला प्रश्न है उसका आंसर ये वाला। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना के मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए जब आपको चित्र दिख जाएगा तो सिंपल सी बात है, आप उसका आंसर भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था कि आपको मतलब कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हम देख ही लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 30 में एक आपका मतलब 5-6 लाइन का प्रश्न है बेसिकली ये आपका। तो एक मिनट में आपको दिखाऊं, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली है कि आपको मतलब कि इस प्रश्न के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो आपको पॉइंट लिखने होंगे 3-4, तो पॉइंट इस तरह से लिखने हैं। रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक फिटनेस परीक्षण के लिए कुर्सी स्टैंड टेस्ट, कुर्सी पर बैठे और परीक्षण तक पहुँचे, वापस खरोंच परीक्षण। ठीक है, लेकिन इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम बेसिकली इस तरह से बनेगा। हालांकि आपको करना क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इसको दिखाया है, आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका 28 का जो अथवा वाला प्रश्न है, जो अथवा वाला प्रश्न है आपका, वो ये वाला प्रश्न है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये वाला आपका प्रश्न है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं आपको सारे प्रश्न एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और आई होप कि आपको जो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ में आया होगा। विद आंसर के साथ में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। हालांकि मैंने आपको पूरे के पूरे आंसर नहीं बताए हैं, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल है जो उनके सभी क्वेश्चन पेपर को हिंदी में लेके आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।